साक्ष्य क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। न्याय प्रशासन में साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। साक्ष्य द्वारा ही सत्य और असत्य की खोज की जाती है। साक्ष्य के अभाव में किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। यदि साक्ष्य नहीं है तो किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। आपराधिक मामले में अभियोजन प्रोसिक्यूशन को अपने केस में संदेह से परे साबित करना ही पड़ता है। थोड़ा भी संदेह है, यदि डाउट है, तो अभियुक्त एक्यूज्ड को दोष मुक्त किया जा सकता है। एक मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा ही कहा गया कि साक्ष्य विधि न्यायालयों का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी डायरेक्शन देती है। ये नियमों का प्रतिपादन करती है जो न्याय प्रशासन के सुचारू संचालन में सहायक होते हैं। समस्त प्रशासन की आधारशिलाएं सबूतों पर ही रखी जाती है, एविडेंस पर ही रखी जाती है। साक्ष्य के अभाव में कोई भी मामला साबित नहीं हो सकता, उस पर जजमेंट नहीं आ सकता। इस आलेख में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रहते हुए सबूतों के प्रकार पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साक्ष्य क्या है, साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। साक्ष्य अनेक रूपों में प्रचलित शब्द है, जैसे प्रमाण, सबूत, पुराव, एविडेंस आदि। इंग्लिश भाषा के एविडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है साक्ष्य। शब्द एविडेंस की व्युत्पत्ति मूलतः लैटिन भाषा के शब्द एविडेंस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से करना, साबित करना या दिखाना या निश्चित करना होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य शब्द से वह अभिप्रेरित हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे वे सभी कथन जिनका जांचाधीन यानी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या मंगवाता है या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, ओरल एविडेंस कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, ऐसी सभी दस्तावेज वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती है, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये साक्ष्य की शाब्दिक परिभाषा नहीं है। ये केवल साक्ष्य के दो प्रकार हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करती है। ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताती है। शपथ पत्र को साक्ष्य नहीं माना गया है। ये साक्ष्य तभी हो सकता है जब न्यायालय द्वारा स्वयं उसकी अपेक्षा की जाए। समाचार पत्र को भी या रिपोर्ट को भी साक्ष्य नहीं माना गया है। साक्ष्य के प्रकार की बात करें तो साक्ष्य के अनेक प्रकार हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में आज हम देखेंगे। प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस, गौण साक्ष्य या वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य यानी ओरल एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, न्यायिक साक्ष्य यानी जुडिशियल एविडेंस, न्यायतर साक्ष्य। इन सभी पर विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में उल्लेख करेंगे। प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस। साक्ष्य विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है, इम्पोर्टेंट है प्रत्यक्ष साक्ष्य। न्यायालय भी प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रमाणिक मानता है, ऑथेंटिक मानता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 सेक्शन 16 में ये बताया गया है कि प्रत्येक मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी डायरेक्ट होना चाहिए। वे प्रत्यक्ष साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे तथ्य की साक्ष्य से जिनका साक्षी ने स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष साक्षी यानी डायरेक्ट एविडेंस से अभिप्राय ऐसी एविडेंस से है जो यदि किसी द्वारा देखा गया है, देखे जाने वाले तथ्य के बारे में है, तो साक्षी ये कहता है कि उसने उसे देखा है। इसे चक्षुदर्शी साक्षी भी कहा जाता है, जिसने किसी भी घटना को साक्षात देखा है, फेस टू फेस देखा है, अनुभव किया है। जो यदि किसी सुने जाने वाले तथ्य के बारे में, तो साक्षी क्या कहेगा कि उसने उससे सुना है, उससे सुना है या इसने सुना है। या जो यदि इंद्रियों द्वारा बोध किए जाने वाले तथ्य के बारे में, तो साक्षी ये कहेगा कि उसने अपनी इंद्रियों द्वारा उसको तथ्य का बोध किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क पर ख की हत्या करने का आरोप है। अब ग न्यायालय में ये कहता है कि उसने क को ख पर तलवार से वार करते हुए देखा। ये डायरेक्ट एविडेंस है, प्रत्यक्ष साक्ष्य। इसे प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य भी कहा जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांसेस के जो एविडेंस होते हैं, जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के बारे में
साक्ष्य साक्ष्य हैं जो घटना के इर्द गिर्द घूमते हैं, घटना के आसपास हैं, घूमने वाले तथ्य का सबूत होती है, जिनके अवलोकन से ये पता चलता है कि कोई घटना घटी है या नहीं घटी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क पर ख की हत्या का आरोप है। अब क और ख के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। घटना के बाद क को जंगल की ओर भागते हुए देखा, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, खून के दाग थे, उसका गांव से फरार हो जाना। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो ख के क द्वारा हत्या किए जाने को और ये डायरेक्शन देती है या इंगित करती है। न्याय प्रशासन में कहा जाता है कि साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोल सकती। परिस्थितिजन्य साक्षी की ग्राह्यता के लिए मुख्यतः दो बातें आवश्यक होती हैं। परिस्थितियों को संदेह से परे साबित किया जाना, फर्स्ट तो ये इसकी कंडीशन है। दूसरा है परिस्थितियों का मुख्य घटना से निकट संबंध होना, यानी आसपास का संबंध होना। तीसरा था प्राथमिक साक्ष्य। तीसरी महत्वपूर्ण साक्ष्य की प्रकार प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य का सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य माना जाता है। न्यायालय द्वारा इसी साक्ष्य पर सर्वाधिक विश्वास किया जाता है। इसका संबंध डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से होता है। जब किसी विवाद से संबंधित मूल दस्तावेज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो वह प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। इस प्रकार प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्राय किसी भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी से, मूल प्रति से। जैसे एग्जांपल के लिए क एवं ख के बीच किसी भूखंड को लेकर कोई भी विवाद है, कोई भी केस चल रहा है, तो क द्वारा न्यायालय के समक्ष ख द्वारा निष्पादित रजिस्ट्री विक्रय विलेख मूलतः किया जाता है कोर्ट के समक्ष। तो मूल विक्रय विलेख प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। गौण साक्ष्य, जब किसी तथ्य के बारे में प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तब गौण साक्ष्य का सहारा लिया जाता है, सेकेंडरी एविडेंस। इसे द्वितीयक साक्ष्य भी कहा जाता है। ये साक्ष्य कम विश्वसनीय होता है तथा न्यायालय द्वारा इसे संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। इसे पूर्णतः विश्वास नहीं किया जाता है डॉक्यूमेंट पे। गौण साक्ष्य में, द्वितीयक साक्ष्य में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, जैसे कोई ओरिजिनल कॉपी है उसकी कॉपी, मूल दस्तावेज को यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी ओरिजिनल की, मूल दस्तावेज ओरिजिनल से मिलान कर बनाई गई एक नई प्रतिलिपि फोटोकॉपी, दस्तावेज की प्रतिलेख तथा किसी मूल दस्तावेज की अंतर वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ मौखिक साक्ष्य जिसने उस दस्तावेज को स्वयं देखा है, उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य। पांचवा वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्षी यानी कि रियल एविडेंस, ये साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं उसे देखकर अपनी ज्ञानेंद्रियों से सही बात का अनुमान लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क पर ख की तलवार से हत्या करने का आरोप है। न्यायालय के समक्ष वो तलवार तथा क एवं ख के जो कपड़े हैं जिन पे खून लगा हुआ था वो प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट के समक्ष। तो ये वास्तविक साक्ष्य है। तलवार एवं कपड़ों को देखकर कोर्ट और मजिस्ट्रेट साहब एक घटना का अनुमान लगा सकते हैं। इसे भौतिक साक्ष्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुश्रुत साक्ष्य, हियरसे एविडेंस। इसे सुनी सुनाई बातों वाला साक्ष्य भी कहा जाता है। ये कमजोर साक्ष्य माना जाता है सबसे। न्यायालय द्वारा ऐसी साक्ष्य का कम विश्वास किया जाता है, इनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये साक्ष्य ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा या घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा, तीसरे बंदे ने देखा, जिसने घटना अथवा किसी तथ्य के बारे में स्वयं अपने कानों से नहीं सुना है, किसी थर्ड पर्सन ने सुना और उसने उसको बताया है। किसी तथ्य का स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों का से बोध नहीं किया गया, किसी और ने किया और उसको उसके बताया गया है। वह केवल दूसरों के मुंह से सुनी सुनाई बात कहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क पर ख के घर में चोरी करने का आरोप है। अब ग है वो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने ये कहता है कि उसने च से सुना है, किसी थर्ड पर्सन से सुना है, तो क ने ख के घर में चोरी की है। च की जो च है वो साक्ष्य है ना, थर्ड पर्सन, उसका साक्ष्य हियरसे एविडेंस माना जाता है। मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे साक्ष्य से जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर उपस्थित होकर दिया जाता है। ऐसे साक्ष्य के प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा की जाती है। मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, कोर्ट में आके दिया जाना चाहिए। मौखिक साक्ष्य किसी निकट संबंधी का भी हो सकता है। इसरार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया, यह भी निर्धारित किया गया कि साक्षी का रिश्तेदार या हितबद्ध होना मात्र उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय माने जाने का कारण नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए साक्षी के तौर पर न्यायालय में कोई भी दस्तावेज, लेख, विलेख, प्रलेख, मैप या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। कैसे एग्जाम्पल के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु या जन्म तिथि के बारे में कोई भी केस है तो उसे साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष विद्यालय की जो अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है या 10वीं की मार्कशीट या दस्तावेजी साक्ष्य या वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, दस्तावेजी साक्ष्य के प्राथमिक होने की अपेक्षा की जा सकती है, प्राइमरी होने की। भाषण के टेप रिकॉर्डर दस्तावेज है, ये कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है क्योंकि इनके बदले दिए जाने की प्रबल, उनको चेंज करने की प्रबल संभावना होती है। अतः टेप रिकॉर्डर की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी से इसे साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। जुडिशियल एविडेंस, न्यायिक साक्ष्य, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला प्रत्येक साक्ष्य, एवरी एविडेंस, चाहे वह मौखिक हो या ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, न्यायिक साक्ष्य कहलाता है। न्यायिक साक्ष्य सदैव न्यायालय के समक्ष, न्यायालय में जाके प्रस्तुत करके ही दिया जा सकता है और वह न्यायालय अभिलेख पर रहता है। लास्ट है न्यायोत्तर साक्ष्य। न्यायोत्तर साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे साक्ष्य से जो न्यायालय के समक्ष नहीं दिया जाकर किसी थर्ड पर्सन को दिया जाता है, किसी अन्य स्थान पर दिया जाता है, किसी व्यक्ति के समक्ष दिया जाता है या कथन किया जाता है किसी के समक्ष। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो क अपने मित्र ख से ये कहता है कि उसने घ के घर चोरी की, ये न्यायोत्तर साक्ष्य है। न्यायोत्तर साक्ष्य में न्यायोत्तर संस्वीकृति भी शामिल होती है, सम्मिलित होती है। हालांकि ये सारभूत साक्ष्य नहीं माना जाता है, इसे कोर्ट द्वारा ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। थैंक यू सो मच।